Hi students, how are you? What's up? दोस्तों, today we are going to discuss the numerical applications on different topics we have studied till now. We have studied zero order reactions, so we will be practicing numericals on zero order kinetics, especially integrated rate law equation of zero order kinetics. Prior to that, we have covered zero order kinetics से पहले हम लोगों ने कवर किया था कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने देखी थी किसकी इनिशियल रेट मेथड ऑफ ऑर्डर डिटर्मिनेशन हम लोगों ने किया था। उसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। एक दूसरे तरह के न्यूमेरिकल हमने और देखे थे, वो था जब रिएक्शन मैकेनिज्म दे रखा हो तो रेट लॉ या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालें। ये क्वेश्चन भी ऑर्डर निकालने का है, वो क्वेश्चन भी ऑर्डर निकालने का है। दोनों क्वेश्चन 2 और 3 इनमें मैकेनिज्म दे रखा है, ऑर्डर पूछा है। इसमें इनिशियल रेट मेथड का एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रखा है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है दोस्तों, A + 5B + 6C प्रोड्यूसिंग 3L + 3M। L और M आपके प्रोडक्ट हैं, A B C आपके रिएक्टेंट है। हमें निकालना है A B और C का, A B और C के रिस्पेक्ट में ये डेटा है। 4 एक्सपेरिमेंट है, 3 रिएक्टेंट है, तो मैंने बोला था 4 एक्सपेरिमेंट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 तो ऑर्डर ABC हम लोग निकालेंगे, इनके ऑर्डर जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इस एक्सपेरिमेंटल डेटा से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकल जाएंगी और A + B + C कर देंगे तो आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाएगा। इस रिएक्शन के कोफिशिएंट देखते ही ये रिएक्शन एलिमेंट्री तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री होगी तो 6 + 5 11 + 1 12 इसकी मॉलिक्यूलरिटी होनी पड़ेगी। मॉलिक्यूलरिटी 12 प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होती है। ओके, हाइपोथेटिकल केस हो तो बात अलग है। वैसे हमने ये हाइपोथेटिकल जस्ट फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल, फॉर सेक ऑफ डूइंग न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो दोस्तों, इनिशियल एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हुआ 0.0 A B और C की तीनों की कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोलर ली, रेट ऑफ रिएक्शन इतना मिला आपको। दूसरा एक्सपेरिमेंट जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A B C आपने इतनी ली, रेट ऑफ रिएक्शन इतना मिला, सो ऑन सो एच। 4 एक्सपेरिमेंट है, 3 रिएक्टेंट है, तो 4 एक्सपेरिमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि 3 तो ऑर्डर निकालने होते हैं, 4 इक्वेशन बनेंगी तो 4 पैरामीटर निकाल पाएंगे, ऐसा मैथमेटिक्स बोलता है। अगर हमारे पास 5 वेरिएबल निकालने हैं तो 5 इक्वेशन होनी चाहिए, सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकल जाएगी। ओके गाइस, अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A B एंड C, तो A की पावर A, B की पावर B, C की पावर C में A B C की वैल्यू निकालनी है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है विद यूनिट। व्हाट इज द इनिशियल रेट इफ A B C की इनिशियल कंसंट्रेशन बराबर है N = 0.01 मोलर B है। आल्सो इनिशियल रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B एंड L, B आपका रिएक्टेंट है, L आपका प्रोडक्ट है, उनका भी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ केमिकल स्पीशीज निकालना है। रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B एंड L, जो भी चेंज इन कंसंट्रेशन होता का, चेंज इन कंसंट्रेशन का रेट होता है, उसे ही हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, अगर आप इसको बिल्कुल LKG UKG स्टाइल में यू वांट टू डू इन द सब्जेक्टिव वे व्हाट इज नीडेड फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, तो आप ऐसे करोगे। पहले एक्सपेरिमेंट का डेटा, जब ये ABC इनिशियल कंसंट्रेशन होगी तो ये रेट भी इनिशियल होगा। ये इनिशियल रेट है A0 B0 C0, इनिशियल कंसंट्रेशन। ये नोट T = 0 के लिए लगा रहे हैं, यानी कि इनिशियल जब बिगनिंग हुई रिएक्शन की। अब इनिशियल रेट मेथड में तो इनिशियल कंसंट्रेशन ही लेते हैं हम लोग। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ABCD, तो इसका A0 B0 C0 की वैल्यू पुट करेंगे, रेट ये, तो पहली इक्वेशन आ जाएगी A0 B0 C0 की वैल्यू पुट करो, R0 की वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 और 4 का डेटा पुट करेंगे तो 4 इक्वेशन आ जाएंगी A0 B0 C0 की, और R0 की वैल्यू 4 एक्सपेरिमेंट की पुट करेंगे तो 4 इक्वेशन आ जाएंगी। उसमें A B C 3 पैरामीटर दिए हैं और चौथा K 4 पैरामीटर की वैल्यू निकल जाएंगी। 4 इक्वेशन बन गई तो केमिस्ट्री का काम खत्म और मैथमेटिक्स का काम स्टार्ट।
you can calculate the values of ABC, that is order of reaction with respect to ABC, and rate constant of reaction. Guys and girls, नेक्स्ट एक तरीका ऐसा है हमारा जिसमें हम ऑब्जेक्टिव तरीके से करते हैं और पेन पेपर की जरूरत नहीं है इनिशियल रेट मेथड के ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चंस में। ऐसा क्यों? एज आई स्टेटेड अर्लियर, इनिशियल रेट मेथड के न्यूमेरिकल होते हैं वो बहुत ही इजी कैलकुलेशन के साथ आते हैं and it is asked many a times, initial rate method numericals are asked many a times, बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर न्यूमेरिकल एप्लीकेशन एज फार एज क्वेश्चंस फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स आर कंसर्न। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब दूसरा तरीका और देख लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव से। इसी डेटा होता है तो ऑलमोस्ट 100% टाइम उस तरह कैलकुलेशन विदाउट यूजिंग पेन पेपर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इनिशियल रेट मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि जिस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है उसकी कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे व्हाइल कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ ऑल अदर रिएक्टेंट्स टू बी सेम इन टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे और बाकी सब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम रखेंगे दो अलग एक्सपेरिमेंट में और देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को क्या फर्क पड़ा। तो अगर मुझे एक के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, स्मॉल ए की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे दो एक्सपेरिमेंट पकड़ूंगा जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट की वैल्यू तो चेंज हो रही हो बट बाकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बी और सी की सेम रहे। तो फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट देखें तो ए की कंसंट्रेशन तो आधी हो गई 0.02 से 0.01, बी और सी की कंसंट्रेशन दोनों एक्सपेरिमेंट में सेम है। इसकी कंसंट्रेशन आधी हुई तो रेट भी आधा हो गया। तो कंसंट्रेशन किसी रिएक्टेंट की हाफ करें, रेट भी हाफ हो जाए तो हाफ की पावर 1, कंसंट्रेशन जितना चेंज हुआ उसकी पावर ही ऑर्डर होता है, हाफ की पावर 1 इज हाफ, हेंस पावर 1 आया तो हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, डायरेक्टली हम 1 बोल सकते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव अप्रोच। मुझे बी की कंसंट्रेशन निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी, दैट इज स्मॉल बी की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट दो पकड़ूंगा मैं जिसमें बी की कंसंट्रेशन तो चेंज हो रही हो लेकिन बाकी दो रिएक्टेंट ए और सी उनकी कंसंट्रेशन दोनों एक्सपेरिमेंट में सेम हो। तो उससे आसान कैलकुलेशन कुछ नहीं हो सकती मेरे लिए। अगर मैं फर्स्ट एंड थर्ड दो एक्सपेरिमेंट देखूं तो बी की कंसंट्रेशन तो डबल हो रही है 0.02 से 0.04, बट सी की कंसंट्रेशन उतनी ही है और ए की कंसंट्रेशन भी दोनों एक्सपेरिमेंट में एक समान है 0.02। बी की कंसंट्रेशन अगर हमने डबल की फर्स्ट से थर्ड एक्सपेरिमेंट में तो रेट ऑफ रिएक्शन 2.08 HMH3 से 4.16 HMH3 यानी कि ट्वाइस हो गया। बी की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स की तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम्स हो गया। तो 2 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 2। पहले वाला 2 जिसकी पावर चढ़ा रहे हैं वो कंसंट्रेशन कितने टाइम हुआ उसकी पावर चढ़ाते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म की पावर ही कंसंट्रेशन उनकी पावर ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है। तो 2 रेज टू पावर 1 इज 2, हेंस पावर 1 दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B is also 1. Third thing is I need to calculate concentration of order of reaction with respect to C. तो ऐसे दो एक्सपेरिमेंट पकड़ो बीच में जिसमें बच्चों जिसमें सी की कंसंट्रेशन चेंज हो रही हो और ए और बी की कंसंट्रेशन फिक्स हो। 1 and 4 हो सकता है 2 and 4 हो, जैसा डेटा दे रखा हो वैसे। 1 and 4 में सी की कंसंट्रेशन तो 0.2 से 0.04 ट्वाइस हो गई, लेकिन बी की कंसंट्रेशन सेम है और ए की कंसंट्रेशन भी सेम है। इसकी कंसंट्रेशन ट्वाइस की फर्स्ट से फोर्थ एक्सपेरिमेंट में, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया। तो इसकी कंसंट्रेशन ट्वाइस की तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गया। तो 2 रेज टू पावर क्या करेगी 4 आ जाए तो 2 रेज टू पावर 2 इज 4, हेंस पावर कितनी आई 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी इज 2। ऐसा हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं बिना पेन पेपर की हेल्प से। वी कैन डू दिस क्वेश्चन बाय द वे, दैट इज बाय द फंडा, दैट इज वी कॉल थिंक विदाउट इंक। थिंक without ink, without writing on pen and paper, without writing on paper using pen,
we can get the answer. Think without ink. ओके बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहला तो आ गया। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगी सभी के पावर्स का समेशन, यानी कि ये फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन हो गई। ओके, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो मैं किसी भी एक एक्सपेरिमेंट का डेटा यूज करूंगा अपने रेट लॉ के एक्सप्रेशन में। रेट लॉ एक्सप्रेशन भी आ गया आपका फाइनल, और मेरा आ जाएगा किसी भी एक एक्सपेरिमेंट को, मन चाहे फोर्थ को यूज करो, फर्स्ट को यूज करो, चॉइस इज योर्स। फर्स्ट को अगर हम यूज करें तो रेट कितना है 2.08 10⁻³ के की वैल्यू तो मुझे निकालनी है। ए की वैल्यू 0.02 की पावर 1, 0.02 की पावर 1, और तीसरे की कंसंट्रेशन भी तीनों की 0.02 है, मैंने पुट कर दी। तो ये आ गया दोस्तों k मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 जा 16 और 10⁻⁻8 हो गया। तो k की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों मेरी, अगर मैं इसको 20.8 लिखूं तो 10⁻⁻ बढ़ाकर घटा दो, डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸, तो ये तो 1.3 आ गया। तो ये आ गया 1.3 10⁻⁴ के की वैल्यू। अब बताओ यूनिट क्या रहेगी, यूनिट रहती है एन की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 4, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ 1 - 1 टाइम इनवर्स यहाँ पे मिनट इनवर्स है। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो ये हो गया -3। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल रेज टू पावर -3, लीटर रेज टू पावर 3, मिनट इनवर्स। मोलर को मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं। तो ये आपका के की वैल्यू आ गई। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। व्हाट इज द इनिशियल रेट, अगर ए नोट, बी नोट और सी नोट सबकी कॉन्सेंट्रेशन हमारी कितनी है, concentration of all of these is 0.01 मोलर। तो ए, बी और सी की कंसंट्रेशन हम पुट कर दें तो इनिशियल रेट आ जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01 और इनिशियल रेट पूछा है, तो इनिशियल रेट हमारा आ जाएगा आर नोट। तो ये ए नोट, बी नोट और सी नोट की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये भी 0.01 है, ये भी 0.01 है, ये भी। तो ये कितना हो गया दोस्तों, और के की वैल्यू भी हम लोगों ने अभी निकाली थी 1.3 10⁻⁴, तो ये हो गया 1.3 10⁻⁴, और ये हो गया 10⁻⁴ और 10⁻² into 10⁻8, तो 1.3 10⁻⁴ मोलर टाइम इनवर्स का मतलब मिनट इनवर्स हो जाएगा। तो ये आपका आर नोट की वैल्यू आ गई, इनिशियल रेट की वैल्यू भी आ गई हमारी। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, इसके बाद हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। तो हम लोग जानते हैं आर की वैल्यू क्या हो गई 1/5 इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। अगर हम देखेंगे 1/3 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एल को हम कुछ इस तरह कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी की हमें जरूरत नहीं तो हम उनका भी लिखते हैं रेट। अगर ये इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन होगा तो इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पर यूनिट टाइम, इनिशियल चेंज ऑफ, तो ये वैल्यू पूछी है आपको और ये वैल्यू पूछी है। इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है, आर नोट की वैल्यू 1.3 10⁻⁴ मोलर मिनट इनवर्स, इसकी वैल्यू पता है तो ये वैल्यू भाग भाग के आ गई। बताओ कितनी आ गई, dB/dt इनिशियली कितनी आ गई, t = 0 पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6.5 10⁻⁻⁴ मोलर मिनट इनवर्स। और दोस्तों रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ या रेट ऑफ, ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का पर यूनिट टाइम है तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का रेट है। तो L का रेट पर यूनिट टाइम कितना हो गया ब्रदर, 3 टाइम्स आर नोट। तो 3 टाइम्स आर नोट की वैल्यू 1.3, तो 39 3.9 10⁻⁴ मोलर मिनट इनवर्स।
सो गाइस एंड गर्ल्स दिस क्वेश्चन इज डन। तो एक रेट दे दिया जाए तो बाकी सब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के भी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट भी पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों वी हैव ट्राइड गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑन इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड में और क्या ट्विस्ट टर्म्स डाल सकते हैं कि इनिशियल रेट की बजाय बाकी किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसी रिएक्टेंट का, इनिशियल रेट ऑफ अपीयरेंस किसी प्रोडक्ट का भी दे सकते हैं। तो उससे आप आर नोट निकाल लोगे डिफरेंट रेट का कोरिलेशन से, और फिर वैसा ही क्वेश्चन हो जाएगा जैसा क्वेश्चन अभी किया है। इस तरह के ट्विस्ट टर्म्स भी। नेक्स्ट दो क्वेश्चन बच्चों हम लोग करेंगे। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे रखी है HIN प्लस HNO2 प्लस एनिलीन, Br नेगेटिव आपका कैटलिस्ट है, C6 बेंजीन डाइएजोनियम आयन बोला जाता है इसको, C6H5N2 पॉजिटिव प्लस 2H2। ऑर्गेनिक में हम लोग देखते हैं डाइएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन जो प्राइमरी अमीन होती है, एरोमेटिक अमीन, इसको हम डाइएजोटाइजेशन करते हैं, HCl को थोड़ा एक्सेस में रखते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव बन जाता है, जिसे ही हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम आयन। तो ये हो गया C6H5N2 पॉजिटिव इज बेंजीन डाइएजोनियम आयन। ये तभी स्टेबल होता है जब टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होता है। ये ऑर्गेनिक की इंफॉर्मेशन है, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू MML दिस टाइम। इफ यू आर एबल टू कीप इन माइंड कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट C6H5N2 पॉजिटिव 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल होता है। थोड़ा हाई टेम्परेचर तो N2 निकल जाती है, N2 गैस की फॉर्म में निकल जाती है। ओके, इसका मैकेनिज्म एक्चुअल में तो 4 स्टेप में है, पर क्योंकि इसमें फॉरवर्ड वाला एक स्टेप हो गया, बैकवर्ड वाला स्टेप हो गया फर्स्ट में। ये फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट K1, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट K2। ये रिएक्शन ये तो रिएक्टेंट दिखाई नहीं दे रहा, तो ये तो इंटरमीडिएट है। ओके, Br नेगेटिव आपका कैटलिस्ट है, NOBr भी दिखाई नहीं दे रहा कहीं पे, तो ये भी इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में दर्शन नहीं देते हैं, 2 इंटरमीडिएट हैं इसमें। पर यहां पर स्लो लिख रखा है, मतलब RDS दे रखा है, तो यहां पर तो RDS दे रखा है। अब 2 सिचुएशन में हम सेम इसी रिएक्शन का रेट लो यानी कि ऑर्डर निकालेंगे। फर्स्ट जब RDS दे रखा है, सेकंड जब RDS नहीं दे रखा है। इन दिस एग्जांपल 2 तो हम कैसे रेट लो एक्सप्रेशन निकालेंगे, ये आएगा आपका आंसर, और इसका आंसर ये है। अब ये आंसर कैसे देख लेते हैं, और ये आपको करना है। जस्ट आई विल गिव हिंट, वी हैव ट्राइड ऑलरेडी द एग्जांपल ऑफ दिस काइंड। देखो बच्चों, स्लोवेस्ट स्टेप दे रखा है, ये फास्ट एंड रिवर्सिबल है। फास्ट एंड रिवर्सिबल है तो इसके लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन K इज इक्वल टू Q लगाया जा सकता है। ये स्लो है तो इससे सबसे पहले रेट लो एक्सप्रेशन लिखेंगे, लेकिन स्लो के रिएक्टेंट साइड इंटरमीडिएट है, पंगा फंस गया। तो जब RDS दे रखा है तो 2 केस हमने देखे थे, जब RDS में रिएक्टेंट साइड रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटलिस्ट हो, इंटरमीडिएट नहीं हो, और दूसरे में रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैटलिस्ट हो या नहीं हो पर इंटरमीडिएट जरूर हो रिएक्टेंट साइड ऑफ RDS। तो यहां पर इंटरमीडिएट है और कैटलिस्ट भी है रिएक्टेंट साइड RDS में, तो हम बोलेंगे ये तो वो केस हो गया जिसमें और भी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। इंटरमीडिएट फाइनली रेट लो एक्सप्रेशन में दर्शन नहीं देना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले रेट लिखेंगे हम, R इज इक्वल टू K3। बताओ क्या हो गया, एलिमेंट्री रिएक्शन है, HNO2 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। Br नेगेटिव से हमें तकलीफ नहीं है क्योंकि ये कैटलिस्ट है, लेकिन H2NO2 पॉजिटिव से हमें तकलीफ है क्योंकि इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट नहीं आ सकता। इस वाली रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, दैट इज K फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट बाय बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या बनाएंगे बच्चों हम लोग, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट डिवाइड बाय बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय नीचे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ये हो गई मेरे बच्चों, और रिएक्टेंट साइड HIN है और HNO2 है। इक्वेशन 2,
यहां से मैं HNO2 को उठा लूंगा और यहां पे पुट कर दूंगा, तो यहां पे HNO2 पॉजिटिव क्या आ जाएगा। मुझे ये इंटरमीडिएट बिल्कुल भी नहीं भाता इधर, क्योंकि फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं हो सकता। इसी को तो हटाना है तो मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, K1 बाई K2 HIN मल्टीप्लाइड बाई HNO2। इसको जरा यहां पर चिपका दो। सो गाइज एंड गर्ल्स, R इज इक्वल टू K3 K1 K2 क्या हो जाएगा आपका, H पॉजिटिव आयन HNO2 एंड Br नेगेटिव आयन। तो व्हाट इज R इज इक्वल टू K, अगर हम देखें मल्टीप्लाइड बाई H आयन HNO2 एंड Br नेगेटिव। तो इस रिएक्शन का ओवरऑल रेट कांस्टेंट K है, तो हम लोग बोलेंगे मैपिंग करने पर कि K की वैल्यू तो आ गई हमारी K1 K3 बाई K2। पहला तो इन चारों में से K1 K2 K3 की वैल्यू दे देंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेंगे, और चारों में से 3 दे देंगे और 1 पूछ लेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, रेट लो एक्सप्रेशन ये आ गया आपका फाइनल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, 1 + 1 + 1, यानी कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3, ये आपका आंसर है। अब इसी क्वेश्चन में जो आरडीएस मेंशन कर रखा है वो आरडीएस नहीं है, इसको स्लो करके बोल ही नहीं रखा, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। और अगर हम देखें इसी को ही 2 स्टेप को अगर हम खोल लें तो स्टेप नंबर 2 ये 3 हो जाएगा और ये आपका स्टेप नंबर 4 हो जाएगा। अगर बैकवर्ड वाली रिएक्शन मैं अलग से दे दूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, HNO2 पॉजिटिव ऐसे करके आपको दी हुई होगी, इनफैक्ट ये K2 होगी बैकवर्ड वाले HIN प्लस HNO2 ऐसे करके लिख सकते हो। किसी को भी स्लो करके नहीं बोला, कौन सी स्लो है ये बतलाया ही नहीं, कौन सी स्लो है ये बतलाया ही नहीं। तो क्या करेंगे इसमें, देखो भाई स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज करेंगे। अब देखो R क्या है हमारा, नेट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से R 1/1 DHNO2 बाई dt, 1/1 D C6H5 NH2 बाई dt, या फिर DHN बाई dt भी लिख सकते हैं कोई भी रिएक्टेंट की फॉर्म में। पर ये रिएक्टेंट है तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, रिएक्टेंट है तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो ये आप लिख लोगे चारों स्टेप से। HN जैसे इसकी मैं बात करूं तो इस रिएक्शन से ये बन रहा है, टूट रहा है, बस इसी रिएक्शन से टूट रहा है। तो D माइनस DC6H5 NH2 बाई dt को मैं क्या लिख सकता हूं ब्रदर, सिर्फ ये वाला इधर ही रिएक्शन 3 में, रिएक्शन 4 में ही प्रेजेंट है। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, K4 इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, तो K4 C6H5 NH2 की पावर 1 एंड NOBr की पावर 1, ऐसे मैं लिख दूंगा। अब ये इंटरमीडिएट है, इसको मुझे हटाना है, इससे मुझे तकलीफ नहीं है क्योंकि ये तो रिएक्टेंट है। NOBr को हटाना है, तो अब मुझे क्या करना होगा, स्टेडी स्टेट, जब आरडीएस मेंशन नहीं है तो हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से रेट लो या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, DNOBr बाई dt इज इक्वल टू 0 एंड D दूसरा है H2NO2 पॉजिटिव बाई dt इज इक्वल टू 0। इंटरमीडिएट की d बाई dt ऑफ इंटरमीडिएट स्टेडी स्टेट पे क्या रहेगी,
जीरो रहेगी। बस यही स्टेडी स्टेट का अप्रोक्सीमेशन होता है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, यही इसी से इक्वेशन बनती है। जितने भी इंटरमीडिएट है सबका डी आई बाई डी टी, डी इंटरमीडिएट बाई डी टी जीरो पुट कर दो, इनसे उतनी ही इक्वेशन आएगी। या दो इंटरमीडिएट और दो इक्वेशन यहां से आ जाएंगी, इन दोनों को जीरो पुट करके। अब इनको लिखते हैं। एनओबीआर कहां से बन रहा है? एनओबीआर यहां से बन रहा है और यहां पे टूट रहा है। तो किससे बन रहा है एनओबीआर? K3Br की पावर 1, और इसका रेट क्या हो जाएगा? K3H2NO2 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव, इससे बन रहा है और इससे टूट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? K4NOBr एंड C6H5NH2, ये हो जाएगा आपका ना फाइन। दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई। थर्ड, H2NO2 पॉजिटिव, यहां से H2NO2 पॉजिटिव बन रहा है और यहां पे टूट रहा है, तो यहां प्लस लिख रहे हैं, तो मतलब नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रेट ऑफ डिसोसिएशन से नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा। अगर इधर मैं माइनस डी बाई डी H2NO2 बाई डी टी करता है तो वो नेट रेट ऑफ डिसोसिएशन सिंबॉलिकली लिखने का तरीका है हमारा। तो रेट ऑफ डिसोसिएशन जितने भी है उनका समेशन माइनस रेट ऑफ फॉर्मेशन जितने भी है उनका समेशन कर देंगे तो नेट रेट ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है इसका इस वाले रिएक्शन के रेट से और डिसोसिएशन हो रहा है इस वाले, यहाँ रिएक्टेंट है तो ये डिसोसिएट हो रहा है। तो पहले वाला रेट से फॉर्मेशन, तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन HIN HNO2 एंड रेट ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? K3H2NO2 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। इक्वेशन 3, दिस इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। अब बस कुछ भी नहीं करना, NOBr यहां से आप यहां से निकालकर NOBr यहां पे पुट करेंगे, लेकिन उसमें ये आ जाएगा तो H2NO2 पॉजिटिव आप यहां से निकाल के यहां से पुट करेंगे तो सारे इंटरमीडिएट आपके गायब हो जाएंगे। आगे आप लोग कर लेना। फाइनली यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, फाइनली आपको ये मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर पहले जब RDS दे रखा था इसी रिएक्शन का तो ये आया था, अब इससे तो ऑर्डर और रेट कांस्टेंट निकालना मुश्किल है क्योंकि उस फॉर्मेट में है ही नहीं, या तो डिनोमिनेटर में भी है और प्लस करके भी है, तो इस फॉर्मेट में हमने देखा नहीं। पर इस पे ये दोनों एक ही है अगर एक कंडीशन हमें पता हो कि जो थर्ड स्टेप है वो RDS था आपका बता रखा था, यानी कि K3 की वैल्यू बहुत छोटी है। जब K3 की वैल्यू बहुत छोटी होगी K2 के सामने तो हम बोलेंगे K2 के सामने K3Br नेगेटिव की वैल्यू भी नेग्लिजिबल होगी। हेंस K2 प्लस K3Br नेगेटिव को आप K2 ही लिख सकते हो, तो डिनोमिनेटर को आप K2 प्लस K3Br नेगेटिव को आप K2 ही लिख सकते हो। तो ये K2 लिखते ही क्या आ गया दोस्तों? दिस इज सेम जो हमने वहां पे देखा था। अब इस फॉर्मेट में आने के बाद अगर एक इंफॉर्मेशन हमें दे दी, वहां पर तो दे रखी थी कि वो RDS है, यहाँ पे दे ही नहीं रखी, RDS स्पेसिफाई नहीं कर रखा, तो हम वहीं तक छोड़ देंगे। पर हम वहां पे जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर भी लगाएंगे तो दोनों चीज एक ही हो जाएंगी फाइनल। यहाँ पर भी वही फाइनल आ गया ऑर्डर 3 और यहाँ पर भी ऑर्डर 3। इफ वी हैव द आइडिया कि K3 जिसका रेट कांस्टेंट सबसे छोटा, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे बड़ी, वही सबसे स्लो और वही RDS आपके लिए न्यूमेरिकल में हो जाएगा। तो दीज आर सम वेरी गुड एग्जांपल्स टू डिस्कस अबाउट। दोस्तों हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल कर लेते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पे इन कंटिन्यूएशन। 3 न्यूमेरिकल हम लोगों ने किए अभी तक और वी विल कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल ऑन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो अब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। नाउ वी विल स्टार्ट न्यूमेरिकल्स ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल देखते हैं दोस्तों। अब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल हो गए, चौथा न्यूमेरिकल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पे आप लोग स्टार्ट करेंगे। 5-7 न्यूमेरिकल
लगातार हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पे करते चले जाएंगे। ओके, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में सबसे पहले तो हम लोग एक हल्का सा न्यूमेरिकल करते हैं। मैं बोलता हूं डिक्रीज इन concentration of A giving products एक डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और हम लोग बात कर रहे हैं टाइम टेकन। एक रिएक्शन 20%, एक रिएक्शन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 20% कम हो जाती है इनिशियल से 30 मिनट्स में, और 40% वही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है अगर हम टाइम देखें रिएक्शन का, वो 60 मिनट्स। अगर रिएक्शन स्टार्ट हुई, रिएक्शन 30 मिनट्स में, इनिशियल रिएक्टेंट है उसका 20% चला गया प्रोडक्ट में, और पहले से स्टार्टिंग से 60 मिनट देखी तो 60 मिनट के इंटरवल में 40% ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला गया। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसका परसेंटेज है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का परसेंटेज है, उसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज है। तो ये परसेंटेज डिसोसिएशन हो गया, यानी कि हम बोले तो ये परसेंटेज अल्फा हो गया, कुछ भी नहीं है, ये परसेंटेज डिसोसिएशन है। तो आप देख रहे होंगे कि परसेंटेज अल्फा अगर डबल हुआ तो टाइम टेकन भी डबल हुआ। मैं कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करूंगा। ऐसा किस ऑर्डर में होता है जिसमें परसेंटेज डिसोसिएशन अल्फा से कंफ्यूज ना हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इंटरवल। ये डबल तो ये भी डबल, ऐसा मात्र और मात्र जीरो ऑर्डर में होता है और किसी में नहीं होता। दिस इज द यूनिकनेस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको बोलेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ट्रिपल हो गई और ऐसा करने में ट्रिपल टाइम लगा, तो हम बोलेंगे पहले अल्फा 1 थी तो टाइम T1 था, और अल्फा 2 होते होते टाइम 3T1 हो गया, और अल्फा 2 अल्फा 1 का थ्राइस है, 3 अल्फा 1 के बराबर अल्फा 2 है। तो हम बोलेंगे जब अल्फा भी 3 टाइम हुई, परसेंटेज फ्रैक्शन डिसोसिएटेड और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा और परसेंटेज अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ओनली एंड ओनली इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, बाकी किसी में नहीं होता। डायरेक्टली आप प्रॉपर्टी यूज करते हुए ये क्वेश्चन कर सकते हो। Let us do next example. अगर आपका A गिविंग प्रोडक्ट है तो आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जानते हो। प्रोडक्ट को मैं प्रोडक्ट्स करके लिख देता हूं, प्रोडक्ट क्या है वो नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि उनकी फिलहाल जरूरत नहीं है, जरूरत होगी तो आई विल राइट। अब यहां पर MA गिविंग प्रोडक्ट है, A की बजाय MA गिविंग प्रोडक्ट है, तो आपको बताना है, इसका रेट कांस्टेंट K है, MA गिविंग प्रोडक्ट है, तो बताओ इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन निकालो, यानी कि A एज फंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल जाए। कॉन्सेंट्रेशन टाइम का रिलेशन मतलब इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एज फंक्शन ऑफ टाइम कैसे चेंज हो रही है वो निकालना है, यानी कि सीधा सीधा अगर हम समझें तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हमें निकालनी है। और उसका तरीका क्या होता है, डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन लिखो और उसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आ जाती है। सेकंड, हमें T 50% का एक्सप्रेशन निकालना है और T 75% का एक्सप्रेशन निकालना है। T 50% और T 75% का एक्सप्रेशन निकालना है और T 90% का भी एक्सप्रेशन निकालना है। इन टर्म्स ऑफ इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो A है, प्रोडक्ट की 0 है बच्चों, A को राइट हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, मैं प्रोडक्ट को सिर्फ ऐसे P ले लेता हूं, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। अब
इस क्वेश्चन को बिल्कुल जैसे हमने डेरिवेशन किया था वैसे ही करना। देखो इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन का डेरिवेशन बोर्ड एग्जामिनेशन पूछा जाएगा, जैसे हमने किया था वैसे आपको आना भी चाहिए, न्यूमेरिकल का हिस्सा भी होता है, वो आपकी आदत में आ जाएगा। डिफरेंशियल रेट लो लिखो और उसको इंटीग्रेट कर दो। सो गाइज एंड गर्ल्स, आर इज इक्वल टू 1/m माइनस dA/dt इज इक्वल टू के। बोला है कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, ये तो बोला है, ठीक है। तो a की पावर जीरो हो जाएगी, m नहीं होगी क्योंकि m कोफिशिएंट है, पावर तो ऑर्डर होती है, और बोला आगे से जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो नो डाउट ये k हो गई। अब क्या हो जाएगा, माइनस dA/dt इज इक्वल टू mk, ये खुद k के बराबर ही हो गया, रेट तो कांस्टेंट होता है, तो जहां k था सब जगह m के आ जाएगा एक्सप्रेशन में। अगर हम इंटीग्रेट करें इसका कंसंट्रेशन में, हटा देता हूं इधर से, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग a लेते हैं, A0, और t इज इक्वल टू टी पे इसकी कंसंट्रेशन घटकर a हो गई या AT हो गई। इसको स्मॉल a बोले, इसको a माइनस एक्स बोलते हैं। ये स्टार्टिंग में जीरो है, इसका m गया तो 1, इसका 1 गया तो 1/m, तो इधर क्या हो जाएगा x/m, 0 प्लस x/m हो जाएगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की, ठीक है। x अगर इसको इधर x लिखेंगे तो उधर x/m हो जाएगा। होपफुली यू अंडरस्टूड इट। यहाँ पे माइनस mx लिखोगे तो उधर x हो जाएगा, यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन, dA माइनस m के उधर ले जाओ dt, इंटीग्रेट करो, जब जीरो था तो a की कॉन्सेंट्रेशन A0 थी, जब टाइम t हुआ तो a की कॉन्सेंट्रेशन घटकर A0 से घटकर AT रह गई। इंटीग्रेट करेंगे तो AT माइनस A0 हो जाएगा मेरे बच्चों उधर, और वो हो जाएगा m के t माइनस 0, तो ये हो गया AT एस A0 माइनस m के t। तो जहां k था उसकी जगह m के आ गया, जहां k था उसकी जगह पर m के आ गया, एज सिंपल एज दैट। जहां k था उसकी जगह पर m के आ गया इधर। तो ये भी m के भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट आ गया, a इज इक्वल टू m के आ गया आपका। दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लो एक्सप्रेशन। अब मैं पहली कंडीशन पुट करता हूं, एट t इज इक्वल टू t 50%, AT की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 50% चली जाएगी A0 की और 50% बच जाएगी। तो पुट करो इधर, A0/2 इज इक्वल टू A0 माइनस m के t 50%। तो t 50% की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, A0/2 m के, इसको स्मॉल a भी लिख सकते हो 2m के। तो जहां k था उसके जगह पर वहां पे क्या था, a/2 k था, यहाँ पे a/2m के हो जाएगा, तो सब जगह k इज रिप्लेस बाई m के हो गया। t 50% के एक्सप्रेशन में भी t, अब मैं t 90% और t 75% निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं। मैं डायरेक्टली t 90% निकाल लेता हूं। t 90% दोस्तों आपको निकालना है तो क्या करोगे बताओ, 90% रिएक्टेंट चला गया तो 10% बच गया, तो 80 मतलब अभी कितना बच गया t 90% टाइम के बाद, तो 80 की वैल्यू कितनी रह गई, 90% चला गया तो 10% बच गया। किसका 10%, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, यानी कि A0/10 बच गया। तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई दोस्तों A/10, ये हो गया आपका A माइनस m के और t 90%। यहां से आप m के मल्टीप्लाइड बाई t 90% देखोगे तो a माइनस A/10 9/10 a हो गया, और इधर m के पुट कर दोगे तो t 90% का एक्सप्रेशन ही आ गया।
देखो T90% भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, मैंने बोला था कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में T30%, T90%, T any percentage of reactant is directly proportional to initial concentration of reactant taken, सब चीजें। तो दोस्तों इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जब भी निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे इंटीग्रेट। इस चीज को डायरेक्टली न्यूमेरिकल के लिए भी ध्यान रखो कि ए गिविंग प्रोडक्ट है और एम ए गिविंग प्रोडक्ट है, 1A गिविंग प्रोडक्ट एंड एम ए गिविंग प्रोडक्ट। तो यहां पर जहां जहां इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन में के आता है वहां सब जगह हाफ लाइफ पीरियड में T30%, कोई भी टाइम पीरियड में, और इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन में जहां पर के आता है इस रिएक्शन में वहां पर सब जगह एम के आ जाएगा। तो इसको डायरेक्टली आप ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखो अगर कोफिशिएंट चेंज हो जाता है तो। हाँ, आगे से कोई रिएक्शन नहीं दे रखी हो तो हरदम 1A गिविंग प्रोडक्ट लेकर चलना है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, कभी भी रिएक्शन नहीं दे रखी हो केमिकल काइनेटिक्स में किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए तो 1A गिविंग प्रोडक्ट ही रिएक्शन लेके चलना है अपनी तरफ से ऑल द टाइम्स। तो क्या फंडा है बच्चों, ए गिविंग प्रोडक्ट के साथ साथ हम एम ए गिविंग प्रोडक्ट देखें तो जहां के था सब जगह एम के से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं ए गिविंग प्रोडक्ट की बजाय 3A गिविंग प्रोडक्ट है कुछ, ठीक है, 3A कर दिया, इधर 3B कर दो, तो यहां पर जहां पर के है वहां पर सब जगह 3K हो जाएगा। यहां पर के इसका रेट कांस्टेंट है तो जहां जहां पर के था उसकी जगह पर 3K हो जाएगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन में, एंड K इज रेट कांस्टेंट। ओके, अब देखो दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। आई थिंक हम न्यूमेरिकल 5 कर चुके हैं, 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 काफी अच्छे न्यूमेरिकल वी हैव बीन ट्राइंग। अगर हम एक रिएक्शन ले लें A प्लस 2B गिविंग C प्लस D, ऐसे करके है कुछ। इस इक्वेशन का रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको दे रखा है A की पावर 0 एंड B की पावर 0, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 दे रखा है, कहने का मतलब। तो A और B की कॉन्सेंट्रेशन लीनियरली डिक्रीज होगी टाइम के साथ, क्योंकि जिसका भी ऑर्डर 0 होता है उस रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज होती है। फाइन, तो ये आदि आपको दे दिया। अब पूछा है आपको कि व्हाट इज फर्स्ट पार्ट concentration of A as function of time, second concentration of B as function of time। A टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, B टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा है व्हाट इज द T हाफ ऑफ रिएक्टेंट A, एंड फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्टेंट B, एंड फिफ्थ क्वेश्चन है इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बच्चों हम लोग A ले लेते हैं, इसकी B ले लेते हैं, प्रोडक्ट की 0 ले लेते हैं। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन A एंड B such that T half of A becomes equal to T half of B। A और B में क्या रिलेशन होना चाहिए ताकि दोनों रिएक्टेंट के हाफ लाइफ पीरियड बराबर हो जाए। A का हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, जब A की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A मोलर से घटकर A/2 रह जाएगी, और जब B की कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल b से घटकर स्मॉल b मोलर से घटकर B/2 रह जाएगी, उस टाइम पे B का हाफ लाइफ पीरियड हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं
वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन, लवली क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपको जनरली नहीं मिलेंगे। बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो। ये क्वेश्चन कर लिए तो बाकी सब आपके लिए लाइक पीनट, लाइक केक वॉक, इट विल बी वेरी इजी इन फैक्ट फॉर यू। अगर आपने क्लास के ये न्यूमेरिकल कर लिए तो बाकी सब जगह के न्यूमेरिकल आप बहुत आसान पाओगे, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल पाओगे। तो दोस्तों, एक की किसी भी टाइम टी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन, इसकी एक्स मोलर गई तो इसकी 2x मोलर गई, एक्स मोलर गई तो बच गई कितनी, a माइनस एक्स, बच गई कितनी, b माइनस 2x, 0 प्लस एक्स एंड 0 प्लस एक्स। ये क्या हो गई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a किसी भी टाइम पे। ये क्या हो गई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b किसी भी टाइम पर। ये क्या हो गई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c। और ये हो गई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी किसी भी टाइम पे। टी लिखो या मत लिखो, टी ही समझना होता है उसको। तो एक्स की वैल्यू आ गई तो एबीसी की कॉन्सेंट्रेशन भी आ जाएगी आपकी फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो दोस्तों, ये डिफरेंशियल रेट लो इक्वेशन है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेटेड रेट लो एक्सप्रेशन आ जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं, इसी को आगे बढ़ाएं तो आर डिफरेंशियल फॉर्म में 1/1, यहां पे 1 है कोफिशिएंट, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 माइनस डी बी बाई डी टी। प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोला नहीं है, वो भी लिख सकते हो 1/1 डी सी बाई डी टी, 1/1 डी डी बाई डी टी के, क्योंकि ये तो के ही है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक को क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स, ये तो a हो गया। ये क्या हो गया आपका, a नोट और b नोट हो गया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये at और bt हो गया। ये आपका a है, ये क्या है आपका b है। और b को क्या लिख सकते हैं, b माइनस 2x। तो इस चीज को क्या लिखूंगा बच्चों में, दिस थिंग इज dx बाई dt। कैसे, ए तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, कांस्टेंट है जो भी ली, तो dA बाई dt जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस माइनस गया, dx बाई dt आ गया। b का डिफरेंशिएशन जीरो, 2 से उड़ गया तो dx बाई dt। आई होप यू अंडरस्टूड। इस पूरे मामले को भी dx बाई dt लिख सकते हैं। तो फाइनली क्या आ गया आपका, dx बाई dt इज इक्वल टू के। अब ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। मैं यहाँ पे a ही लिखता, मैं यहाँ पे b ही लिखता, तो a के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूं या b के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूं, मामला बड़ा पेचीदा हो जाता। तो a और b जब मल्टीपल रिएक्टेंट हो तो हरदम एक हथियार अपनाना, एक हथियार यूज करना, वो करना x वाला हथियार। ए बी सी डी सबकी कॉन्सेंट्रेशन x से कोरिलेट की जा सकती है। इसलिए मैंने बोला था, एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आ गई किसी भी टाइम पे तो सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की उसी टाइम पे ऑटोमेटिकली आ गई। क्योंकि अगर एक ही कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है किसी भी टाइम पे, तो ए तो इनिशियल पता है, तो x आ गई उस टाइम का, सब जगह x पुट कर दो तो बाकी सबकी भी भाग भाग के आ गई। एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पता है किसी भी टाइम टी पे, तो सब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की ऑटोमेटिकली s के थ्रू कोरिलेटेड होती है, पता है। ये जादुई चीज है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो दोस्तों, इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में dx एक तरफ लेके आ जाओ, dt दूसरी तरफ लेके आओ, इंटीग्रेट करो। टाइम यहाँ पे a माइनस 0 लिख सकते हैं a को, तो 0 से x तक चेंज हुआ तो टाइम 0 टू t, तो x की वैल्यू 0 टू, इसको a माइनस 0 भी लिख सकते हो a नोट को, और at a माइनस x है, तो 0 से x तक वैल्यू चेंज हुई, तो dt में t की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो ये x की वैल्यू 0, ये t पुट करेंगे तो x की वैल्यू, तो ये कितना हो गया बच्चों, x इज इक्वल टू kt आ गया है यहां पर। तो बताओ, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a किसी भी टाइम पे, a माइनस एक्स, और x को क्या लिख सकता हूं, kt लिख सकता हूं। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b किसी भी टाइम पे, b माइनस 2x, और x को kt लिख सकता हूं। हेंस concentration of a as a function of time, concentration of b as a function of time। पहला और दूसरा क्वेश्चन आपका हो चुका है। नाउ अगर मैं बोलूं
टी हाफ व्हेन टाइम इज इक्वल टू टी हाफ ऑफ ए, तो बताओ ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की ए की आधी हो जाएगी। तो यहां पे पुट करो, इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन आ गया, तो कोई भी टी 50%, टी 75%, कुछ भी आ जाता है। तो क्या बोलूंगा मैं इसको, a बाई टू ए माइनस के टी हाफ ऑफ ए। तो टी हाफ ऑफ ए क्या आ गया ब्रदर? a बाई टू के, ये टी हाफ ऑफ ए आ गया। अगर मैं एट t इज इक्वल टू हाफ लाइफ पीरियड ऑफ b, मान लीजिए किस हाफ लाइफ पीरियड ऑफ b हो गया, तो b की इस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह जाएगी? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा। तो अब ये इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन है b की, यहां पे पुट कर देते हैं। जब b की कॉन्सेंट्रेशन b बाई टू रह गई तो माइनस टू के टी का मतलब टी हाफ ऑफ b हो गया। तो बच्चों टी हाफ ऑफ b क्या आ गया आपका? ये b बाई टू है, तो ये हो गया b बाई 4k, b बाई 4k हो गया आपका, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ b। तो ये आंसर हो गया ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन एट फंक्शन ऑफ टाइम, इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए का आंसर ये हो गया, हाफ लाइफ ऑफ पीरियड ऑफ बी का आंसर ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन पूछा क्या है कि ऐसा क्या ए और बी में रिलेशन होना चाहिए ताकि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए एंड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ बी आपस में बराबर हो जाए। इन दोनों को बराबर करना है तो ए बाई टू के मस्ट बी इक्वल टू बी बाई 4k। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, a बाई बी की वैल्यू 2 2 जा 4, के साथ चला गया 1:2 हो। बताओ इनके कोफिशिएंट किस रेशियो में है? 1:2 में है। और a और b का रेशियो भी क्या चाहिए? 1:2। तो सारे रिएक्टेंट का हाफ लाइफ पीरियड बराबर हो जाता है अगर इनिशियल मोल और इनिशियल मोलरिटी ऑफ these reactants का रेशियो इज सेम एज रेशियो ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ए और बी जो इनिशियल मोल रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी के लिए उनका रेशियो A:B का रेशियो इज सेम एज ए और बी रिएक्टेंट के कोफिशिएंट्स का रेशियो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो। तो दोस्तों हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं जब ए और बी रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट हैं उनकी अल्फा बराबर हो जाए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कब? जब उनका जो कोफिशिएंट का रेशियो है वही इनिशियल मोल का रेशियो हो जाए। तो सभी रिएक्टेंट की अल्फा बराबर हो जाती है और सभी रिएक्टेंट की अल्फा बराबर हो जाती है। तो यहां पर अल्फा ऑफ ए भी हाफ हो गया, अल्फा ऑफ बी भी हाफ हो गया हाफ लाइफ पीरियड पे, तो दोनों की अल्फा बराबर हो गई। बस वही तो बात है। या फिर हाफ लाइफ पीरियड भी बराबर हो जाएगा जब, हाफ लाइफ पीरियड कब बराबर होगा? जब इनिशियल रिएक्टेंट का जो मोल है, मोल का इनिशियल कंसंट्रेशन का जो रेशियो है वो उसी रेशियो में है जिस रेशियो में उनके कोफिशिएंट्स हैं। तो हमारा क्वेश्चन बिंदास हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, वेरी गुड क्वेश्चन। हम लोग लेट अस डू सम मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7, एक रिएक्शन है Cl2O7, इट इज ए गैस। ये इक्वेशन दे रखी है, ClO2 गैस मिली प्लस 3/2O2 गैस मिली। एट a particular instant rate of disappearance of reactant is given as 50 millimeter of Hg per second।
एक इंस्टेंट पे से वो टाइम t है, क्या दे रखा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट दोनों टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, हम लोग जानते हैं। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो चेंज नहीं होंगे, सारे रेट कांस्टेंट रहेंगे वक्त के साथ। हम इस रिएक्शन को जीरो ऑर्डर ले लेते हैं, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ये रहेगा, वक्त के साथ चेंज नहीं होगा Cl2O7 का। 50 मिलीमीटर ऑफ Hg, 50 मिलीमीटर ऑफ Hg ये प्रेशर है एक्चुअल में, यहां पर चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम है। मैं कॉन्सेंट्रेशन की तरफ लिख रहा हूं, ऐसे लिख सकते हैं, पर यूनिट से आपको मेनली समझना होगा। मिलीमीटर ऑफ Hg मतलब चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम को रेट बोला है, यहां पर यूनिट को देखकर आप इन्फर कर सकते हो। इनिशियल एक पर्टिकुलर टाइम पे यहीं पे लिख देता हूं मैं, इतना लंबी राम कहानी लिखने की बजाय। t इज इक्वल टू 0 पर इसका 600 mm ऑफ Hg लिया प्रेशर, और ये दो स्टार्टिंग में जीरो है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जीरो है। आपको कुछ क्वेश्चन बताने हैं आप इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट, व्हाट इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ O2 एट द सेम टाइम इंस्टेंट t, जिसपे डिसअपियरेंस ऑफ Cl2O7। महा इजी क्वेश्चन। सेकेंड, what is the rate constant of reaction? Third, what is half life period of reaction और reactant Cl2O7? एक ही reactant है तो उसका half life period ही half life period of reaction हो जाएगा। Fourth question, what is total pressure in the vessel? मैंने बोला था कुछ भी नहीं बोला हो तो केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन को कांस्टेंट वॉल्यूम के कंटेनर में करवाएं। यहां प्रेशर चेंज करवाया है तो वॉल्यूम, इसमें वही सिंपल मोल कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हो। व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑफ ए बी सी, ये भी तीनों गैसेस हैं तो तीनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर का समेशन होगा उस टाइम पे। व्हाट इज द टोटल प्रेशर एट t is equal to 10 सेकेंड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की स्टार्टिंग से 10 सेकेंड के बाद बताओ टोटल प्रेशर क्या होगा, बताओ टोटल प्रेशर क्या होगा। दिस इज एक्चुअली आस्क फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एंड एक पार्ट और लिख लेता हूं, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन क्या है, 2Cl2O7 गैस गिविंग 4ClO2 गैस प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब जगह है तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 3O2 आ जाएगा। ये सब निकालना है हमें, रेट ऑफ रिएक्शन। फाइन, देखो भाई साहब, जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहेंगे, चेंज नहीं होने वाले, और रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर रहेगा। ओके, तो हम लोग इसका तो रेट पूछा नहीं तो मैं यहां से डायरेक्टली बोल सकता हूं, एक रेट से दूसरा रेट निकालना हो तो बच्चों वाला गेम है यहाँ पर, dCl2O7/dt इज, इसका तो पूछा ही नहीं है, इसका पूछा है 1 डिवाइड बाई कोफिशिएंट, ये हो गया dO2/dt, ये हो जाएगा आपका। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्त, 50 मिलीमीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर मतलब मिलीमीटर ऑफ Hg, तो ये 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dO2/dt कितना हो जाएगा, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 50 यानी कि 75 मिलीमीटर ऑफ Hg पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट हो गया, जिस टाइम का ये रेट है उसी टाइम का ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 होगा, दोनों सेम है। फर्स्ट इज डन।
अगर हम देखें दिस इज इक्वल टू के, पूरा डिफरेंशियल रेट लो इक्वेशन लिखोगे तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 50 के बराबर आ गई। इससे हम डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं के इज 50 mm ऑफ Hg पर सेकेंड। तो के की वैल्यू भी आ गई 50 mm ऑफ Hg पर सेकेंड। हाफ लाइफ पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, ये आपकी इनिशियल प्रेशर हो गया, ए बोलो या पी नोट ए बोल दो, जो भी है, ए रिएक्टेंट है स्मॉल है। व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो तो बहुत अच्छी बात है, a/2 के थर्ड क्वेश्चन के लिए, इसलिए बोला था मैंने याद होना चाहिए। ए की वैल्यू कितनी है दोस्त, 600 mm ऑफ Hg, 2 यूनिट भी mm ऑफ Hg में तो ठीक है, और कुछ भी नहीं तो चेंज करनी पड़ती। ये क्या है के mm ऑफ Hg पर सेकेंड 50, तो ये सेकेंड में आ गया, तो आंसर हो गया आपका 6 सेकेंड। तो हाफ लाइफ पीरियड हो गया 6 सेकेंड। ठीक है, तो सारे डिफरेंशियल रेट लो इक्वेशन लिखेंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्यों है, क्योंकि Cl2O7 की पावर 0 है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो R इज इक्वल टू के लिखेंगे बिंदास। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी। फर्स्ट क्वेश्चन रेट आ गया और क्या आ गया, तो डिफरेंशियल रेट लो इक्वेशन से हाफ लाइफ पीरियड हमने डायरेक्टली फॉर्मूला से निकाल ली। 6 सेकंड आ गई हमारी हाफ लाइफ पीरियड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टोटल प्रेशर, ये 600 mm ऑफ Hg में है, हम mm ऑफ Hg में प्रेशर लिख रहे हैं यहां पर, कीप नोटिंग, 600 mm ऑफ Hg है ये, इसको मैं P नोट A बोल देता हूं। तो T इज इक्वल टू टी पे P नोट माइनस P, इसका प्रेशर P कम होगा तो 0 + 2P एंड 0 + 3/2P हो जाएगा। 0 हटा देते हैं हम लोग, ये क्या होगा ClO2 का पार्शियल प्रेशर, ये क्या होगा O2 का पार्शियल प्रेशर, और ये क्या होगा, इसकी वैल्यू 600 दे रखी है। तो टोटल प्रेशर क्या होगा बच्चों, P1 + P2 + P3, 1 2 3 तीन गैसेस के पार्शियल प्रेशर का समेशन, इसका कितना हो गया 600 - P, उसका कितना हो गया 2P, और इसका कितना हो गया, तो हाउ मच इज दिस 600 + 5/2P, ये हो जाएगा आपका प्रेशर। 10 सेकंड के बाद प्रेशर पूछा है, 10 सेकंड के बाद। तो देखो बच्चों, डायरेक्टली आप क्या था रिलेशन आपका जीरो ऑर्डर का, ए गिविंग प्रोडक्ट्स, ये तो 1A गिविंग प्रोडक्ट है, तो A इज इक्वल टू A नोट माइनस KT, ये रिलेशन था, ठीक है ना। इसकी जगह पर मैं ये मान लो रिएक्टेंट A है, तो ये क्या हो जाएगा इनिशियल प्रेशर P नोट A, ये क्या हो जाएगा किसी भी टाइम का PA बाद का हो जाएगा। तो ये बाद का प्रेशर किसी भी टाइम T पे, ये स्टार्टिंग का प्रेशर माइनस के T - 0। प्रेशर की टर्म में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन की बजाय प्रेशर रिप्लेस कर देंगे एज पर यूनिट्स, क्योंकि मोलर की जगह मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर की यूनिट आ रही है। ये कितना है 600 - P, ये क्या है 600 - K × T। बताओ K की वैल्यू कितनी है आपकी, K की वैल्यू 50 आई थी, तो 600 गया, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 500 मिलीमीटर ऑफ Hg, यहां पर चिपका दो। तो व्हाट इज द वैल्यू गाइस, 600 + 5/2 × 500, ये कितना आ गया 250, 25 125, 600 + 1250 1850 मिलीमीटर ऑफ Hg आपका टोटल प्रेशर हो गया, आपका टोटल प्रेशर हो गया। तो टोटल प्रेशर आफ्टर 10 सेकेंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट इज द टोटल प्रेशर आफ्टर बिगिनिंग 10 seconds आफ्टर बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन।
लास्ट में व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाते हैं या हाफ हो जाते हैं, वो तब हो जाते हैं जब सेम रिएक्शन कंडीशंस के ऊपर रिएक्शन हो रही हो पर कोफिशिएंट्स को चेंज कर दें। अगर यहां पे कोफिशिएंट डबल कर दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी हाफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2O7 सेम रहेगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो यहां से यहां कॉन्सेंट्रेशन डबल हुई तो रेट क्या हो जाएगा? हाफ। इसका रेट कितना था? 15 मिलीमीटर ऑफ Hg, तो इसका रेट डायरेक्टली आप बोल दोगे हाफ 25 मिलीमीटर ऑफ Hg पर सेकेंड। इसको आप निकाल भी सकते हो। कैसे? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2O7 यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों जगह लिखकर डिफरेंशियल रेट ऑफ, दोनों जगह रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2O7 दोनों जगह से निकालकर इक्वेट कर दो, आपका रेट का रिलेशन आ जाएगा। इसका रेट अगर R2 है, इसका रेट अगर R1 है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डबल है तो R1 क्या हो जाएगा, R2 क्या हो जाएगा, डबल की तो R2 R1/2 हो जाएगा। फाइनल कंक्लूजन, अगर कोफिशिएंट 3 टाइम्स कर दिया जाए तो रेट आपका 1/3 टाइम, रेट कांस्टेंट भी 1/3 टाइम हो जाएगा। तो दैट इज हाउ, उसका रेट कांस्टेंट k है तो इसका रेट कांस्टेंट k/2 हो जाएगा, दैट इज k डैश। तो रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होती है ऑन चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन। वी हैव ट्राइड डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। एक दो न्यूमेरिकल हम लोग और कर लेते हैं और फिर इट विल बी ओवर। एक न्यूमेरिकल हम लोग और करते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पे, एंड दैट इज नाउ एक ए गिविंग प्रोडक्ट एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसका इनिशियल प्रेशर ऑफ ए अलग अलग लेते हैं तो हाफ लाइफ पीरियड भी कुछ इस तरह चेंज होता है। अगर इसका इनिशियल प्रेशर 1 atm लेके रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं तो इसका प्रेशर 1 atm से हाफ atm होने में, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड 5 मिनट है, 1 atm से हाफ atm होने में 5 मिनट लगते हैं। जब इसका इनिशियल प्रेशर हम लोग 5 atm लेंगे तो बताओ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये है, और दूसरा क्वेश्चन है कि इसका जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। अब हम लोग जानते हैं इनिशियल प्रेशर या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी हाफ। टी हाफ इज इक्वल टू A/2K। एक की जगह पर प्रेशर लिखेंगे तो के की यूनिट उस हिसाब से चेंज होती रहेगी। अब के तो फिक्स है, प्रेशर चेंज करने पर के थोड़ी चेंज होता है, तो बोल सकते हैं टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो टी हाफ बाद का डिवाइड बाय टी हाफ पहले का इज इक्वल टू बाद की कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर और पहले का। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम पहले की कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर, इसको बाद का, ये हो जाएगा टी हाफ पहले का और टी हाफ 2 की वैल्यू तो आपको निकालनी है। तो ये कितना हो गया बच्चों, टी हाफ 2, टी हाफ 1 कितना है ब्रदर, 5 मिनट। A2 की वैल्यू 5 और A1 की वैल्यू 1 atm, 5 atm एंड 1 atm। तो टी हाफ की वैल्यू 25 मिनट्स हो गई। तो टी हाफ की वैल्यू तो हमारी आ गई, ठीक है। अब हमें रेट कांस्टेंट निकालना है। अब रेट कांस्टेंट निकालना है, देखो जैसे जैसे एक की वैल्यू चेंज होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, वैसे वैसे टी हाफ चेंज होता है। ए और टी हाफ की वैल्यू पुट कर दूं तो के की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहां से इसको मैं रब कर देता हूं। अब
यहां से टी हाफ की वैल्यू अगर मैं टी हाफ 1 पुट करूंगा तो A1 ही पुट करूंगा, या टी हाफ 1 तो यहाँ A1, या टी हाफ 2 तो यहाँ A2। इनकी वैल्यू सिंक में रहनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग ए है तो अलग अलग टी हाफ है, अलग अलग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या इनिशियल प्रेशर है तो हाफ लाइफ पीरियड अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, टी हाफ की वैल्यू आपकी हो गई 5 मिनट, मिनट में है। ए की वैल्यू है 1 ATM डिवाइड बाई 2K, तो K की वैल्यू हो गई 1/10, क्या हो जाएगा ATM पर मिनट। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आपने यूज कर ली, जब ये 5 है तो ये 25 मिनट है, ये भी सेट हम जानते हैं। तो ये टी हाफ 2 पुट करोगे तो A2 पुट करो, टी हाफ 2 25 मिनट आ गया, A2 5 ATM आ गया, डिवाइड बाई K की वैल्यू तो वही रहेगी, K की वैल्यू अगेन 1/10 ATM मिनट इनवर्स। क्यों? क्योंकि K की वैल्यू तो एक समान ही होनी चाहिए। अलग अलग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो हाफ लाइफ पीरियड चेंज होगा, लेकिन गिवन रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट तो फिक्स है। जब तक उसी इक्वेशन का कोफिशिएंट वही है, इक्वेशन वही है, टेम्परेचर और कैटलिस्ट, के की वैल्यू टेम्परेचर और कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करती है फॉर गिवन इक्वेशन, बाकी चेंज नहीं होती। तो इक्वेशन वही है और टेम्परेचर और कैटलिस्ट नहीं था, कैटलिस्ट अभी भी नहीं है, जो भी कंडीशन है सेम है, तो हम लोग बोलेंगे कि हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, पर के की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि ना टेम्परेचर चेंज हुआ, ना कैटलिस्ट प्रेजेंट या एब्सेंट से प्रेजेंट, कुछ कैटलिस्ट का होना या नहीं होना, कुछ सो उसका स्टेटस चेंज हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी। दोस्तों वी ट्राइड लॉट ऑफ गुड न्यूमेरिकल्स ऑन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल हमने खूब सारे प्रैक्टिस किए, सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। सी दिस न्यूमेरिकल अगेन। अभी आप अगर आप न्यूमेरिकल ट्राई करोगे किसी भी सोर्स से, किसी भी मटेरियल से फॉर IIT, then you will find at ease while doing the numericals। दोस्तों इसी तरह अच्छे से, बहुत अच्छे से सब्जेक्ट करते रहोगे, because nothing is impossible। जिस तरह ये लड़के लोग बोलते हैं, जिस तरह परम सर बोलते हैं कि दुनिया में 2 ही तरह की चीजें हैं, एक आसान और दूसरी बहुत आसान, इसी तरह ये अपने हिंदुस्तान के लड़के बोलते हैं कि दुनिया में 2 ही तरह की चीजें हैं, एक सुंदर और दूसरी बहुत सुंदर। तो दोस्तों समझ गए होंगे, हंसी मजाक की बातें चलती रहेंगी। कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग। जय हिंद, जय भारत।